जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम हेल्प विद डॉक्टर समीना तौफीक। आज हमने आपके लिए डॉक्टर नौशीना सहरजैदी को इनवाइट किया, जो आपके सवालों के जवाब देंगी। जो आपके सवालात हम तक पहुंचे हैं अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे के बारे में। बहुत से सवालात थे जिसके मुतालिक हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर की हैं पेज पर। इसके साथ ही फिर हमने आपको इनवाइट किया था कि आप अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर दें, और ड्यूरिंग लाइव सेशन आप हमें अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, जो कि डॉक्टर नौशीना सहरजैदी आपको इसके बारे में तसल्ली बख्श जवाब देंगी। डॉक्टर नौशीना सहरजैदी के बारे में मैं आपको ब्रीफ से एक इंट्रोडक्शन दूंगी। डॉक्टर नौशीना सहरजैदी FJ 96 के बैच से FJMU की ग्रेजुएट हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की है DMRD, और एज ए एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। करंटली एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट मियां मीर हॉस्पिटल में आजकल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी इनकी है। और इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए हमने सोचा कि हम अपनी पब्लिक को, अपने व्यूअर्स को, जो उनकी ऐसी क्वेरीज हैं, जो उनके ऐसे शुबहात हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और MRI के बारे में, जो वो क्लियर करना चाहती हैं, तो इनके थ्रू आज इंशाल्लाह हम वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। जी डॉक्टर नौशीना, वेलकम टू आवर चैनल। जी आप मुझे सुन रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी और अस्सलाम। सारे व्यूअर्स को भी जी वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समीना तौफीक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक। और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम डायरेक्टली जो है अपने व्यूअर्स के साथ इन कांटेक्ट हैं, और जिस तरह के भी उनके सवालात हैं, वी आर हियर टू क्लियर देयर क्वेश्चंस। थैंक यू। जी डॉक्टर नौशीना, तो फिर आपके और आपके व्यूअर्स के दरमियान हम ज्यादा देर नहीं आएंगे, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से आपके बारे में। तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और आपके क्वेश्चंस हम तक पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके बारे में है जी, हाउ डज अल्ट्रासाउंड वर्क्स डॉक्टर साहबा? जी डॉक्टर साहबा, क्वेश्चन किया गया है हाउ डज अल्ट्रासाउंड वर्क्स, लाइक अल्ट्रासाउंड कैसे वर्क करता है? जी प्लीज बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोगों के जहन में ये सवालात आते हैं कि अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है, और आया कि ये कोई नुकसान पहुंचाता है बॉडी को या नहीं पहुंचाता। तो इसके लिए बहुत मतलब एक आम फहम बात है कि इसका अगर हम नाम समझने की कोशिश करें कि अल्ट्रासाउंड यानी कि साउंड को अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी पे लेके गए हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। जैसे हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं, हम अपनी साउंड वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं इसी तरह लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो कि सिर्फ 20 मेगाहर्ट्ज होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड में यही फ्रीक्वेंसी हम बहुत हाई एम्पलीट्यूड पे ले गए हैं, जो कि 20,000 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। इसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, और इस साउंड वेव्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, बॉडी के टिश्यू से टकरा के दे केम बैक, और फिर जो हमारा मॉनिटर होता है जिसके ऊपर हम डिस्प्ले देख रहे होते हैं, यही साउंड वेव्स उस मॉनिटर के ऊपर इमेज बनाती हैं, जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो इस लिहाज से सेफ्टी इसकी नाम खुद जाहिर कर रहा है कि अगर हम आवाजें सुन रहे हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो इसी तरह ये साउंड वेव्स भी ना ही जिस्म पे कोई मुज़र असरात देती हैं, ना ही हमारे जहन पे कोई मुज़र असरात देती हैं। दीज आर टोटली सेफ एंड साउंड। थैंक यू डॉक्टर साहबा। ये तो एक बहुत जर्नली हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ऑब्स्टेटिकल अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें लोगों को ये परेशानी होती है कि डॉक्टर्स हमारे अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली कर रहे हैं, कहीं इसका नुकसान माँ या बच्चे में से किसी को तो नहीं होता। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये साउंड वेव्स होती हैं और साउंड वेव्स ही हमें इमेज देती हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आपका ये एक्सप्लेन हो गया कि कोई इसका हर्ज नहीं है। जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड होता है, इससे आपके जिस्म पर कोई मुज़र असरात नहीं आते। हमल के दौरान बच्चे पर इसके कोई मुज़र असरात नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हाउ शुड आई प्रिपेयर
should I eat or drink before my ultrasound? I have gallbladder stones. I have to do my ultrasound. पेशेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उसके, अल्ट्रासाउंड के लिए एब्डोमिनल जी अल्ट्रासाउंड के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग। जी डॉक्टर नशीना। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और यूजुअली वो नहीं समझ पाते कि क्यों हम ये कह रहे हैं, हिदायत उनको क्यों जारी की जा रही हैं। तो पित्ता, गॉल ब्लैडर, जिसको आम जबान में पित्ता कहा जाता है, आम फहम जबान में उर्दू में उसको पित्ता कहते हैं। पित्ते का काम ये है कि जैसे ही आप इवन पानी भी अगर पी रहे हैं, कोई भी लिक्विड भी इवन ले रहे हैं, तो पित्ते में से जो उसकी एक्सक्रीशंस हैं, जो बाइल उसके अंदर जमा हुआ है, वो निकल जाता है। अब पित्ता जो है वो बिल्कुल एक बैलून की शक्ल है, आप समझ लें कि पानी का गुब्बारा है। अब पानी के गुब्बारे में से अगर आप पानी निकाल देंगे तो वो बिल्कुल पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो पित्ते की भी बिल्कुल सेम यही सूरत हाल है कि अगर पेशेंट ने सुबह के टाइम चाय पी ली, कोई एक जूस का गिलास ले लिया, इवन एक बिस्किट खा लिया, तो उससे क्या होता है कि जो बाइल है वो पित्ते में से निकल जाता है। अब जब बाइल निकल गया, पित्ता सुकड़ गया, तो उसका अल्ट्रासाउंड करना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर अगर कोई भी, मतलब अगर स्टोन्स हैं, स्लज है, इन्फेक्शन है, पॉलिप्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डायग्नोज करनी होती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और वो तभी डायग्नोज होती है जब हमें पित्ता फूला हुआ नजर आए, यानी एक गुब्बारा है वो हमें फूला हुआ नजर आएगा। तो उस गुब्बारे को फुलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट खाली पेट आए हमारे पास। अब कितना खाली पेट, वो ये है कि कम से कम भी 6 से 8 घंटे का वक्फा, जिसके लिए हम ये हिदायत देते हैं कि अगर उसने मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो रात को 7-8 बजे खाना खा ले, और खाने में भी कोई ऑयली चीज नहीं खानी, चावल नहीं खाने, क्योंकि चावल बहुत देर से डाइजेस्ट होते हैं। अगर रात को चावल भी खाए हुए हो तो सुबह तक भी पित्ता सुकड़ा ही रहता है। ऑयली चीजें नहीं खानी, बहुत लाइट सा आपने डाइट लेना है, और आपने सुबह 9 बजे या जो भी आपका डॉक्टर टाइम देगा, मतलब उस टाइम फ्रेम में आपको 6 to 8 आवर्स एडजस्ट करने हैं। सेम अगर आपने इवनिंग में अल्ट्रासाउंड कराना है तो फिर आपने हल्का सा ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर का खाना नहीं खाना। हाँ, पानी आप पी सकते हैं, पानी की ममानियत नहीं है, लेकिन जूस, चाय, लस्सी, इस तरह की चीजें नहीं आप पी सकते। और खाने में आपको 6 से 8 घंटे का अपने आप को खाली पेट रखना है। इसमें यह है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। शुगर के पेशेंट्स को हम जाहिर है 8 घंटे का वक्फा नहीं दे सकते, तो उसके लिए ये है कि वो कोई हल्का फुल्का जो है ना नाश्ता, लेकिन 4 आवर्स, और साथ वो अपनी, अगर 6 आवर्स का करें तो साथ अपनी इंसुलिन या जो भी वो शुगर की दवाइयां ले रहे वो बेशक उस दिन ओमिट कर दें, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए और उनका शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो ये दोनों सूरत हाल में नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हिदायत है कि 6 से 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए। फिर आपका पित्ता बिल्कुल सही नजर आएगा, आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मुनासिब होगा, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच जी। इसके अलावा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जी 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 प्लीज बताइए। इसके अलावा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जी, जिसके अंदर लिवर है, किडनीज इन्वॉल्व होती है, पैनक्रियाज का अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती। ये हिदायत स्पेसिफिक उनके लिए है कि जिनको, जो लोग बार बार कहते हैं कि हमें मैदे में दर्द है, एपिगेस्ट्रिक पेन, तो वो मैदे का दर्द जो होता है वो गॉल ब्लैडर ही रेडिएट कर रहा होता है जी। तो जब मैदे के दर्द के साथ आपके पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स की यही होती है तजवीज करदा कि आप गॉल ब्लैडर को जरूर देखें। तो उस सूरत में फिर हमें ये हिदायत देनी चाहिए पेशेंट्स को और उनको ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर पित्ता है ही नहीं, बाद लोगों का ऐसा भी होता है, गॉल ब्लैडर ऑलरेडी रिमूव हुआ हुआ होता है जी, ऑपरेशन हुआ हुआ होता है, और फिर भी अगर उनका भी गैस्ट्रिक पेन है तो फिर उनको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नशीना, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन सेंड किया था उन्हें भी ये क्लियर हो गया होगा कि गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेशली 6 to 8 आवर्स का आपने खाना पीना बंद करना है। यू कैन टेक ओनली प्लेन वाटर, इवन नॉट टी, कॉफी और जूसेस। और अगर गॉल ब्लैडर से के अलावा कोई भी आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, लिवर, किडनी या स्टमक का आपको करना है, तो उसके लिए आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है।
थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहबा आपके लिए है, कैन अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट एनी कैंसर? कैंसर की डिटेक्शन अल्ट्रासाउंड पर पॉसिबल है डॉक्टर साहबा? जी डॉक्टर नौशीना, आप जी, हमें सुन रही इसके हैं? लिए देखें जी जी प्लीज बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। जी आपका क्वेश्चन, जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कैंसर की डिटेक्शन अल्ट्रासाउंड पे पॉसिबल है जी या बिल्कुल। नहीं, ठीक है। जी अब इसमें देखें, अल्ट्रासाउंड जहां पे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें तो एक ग्रोथ की शक्ल में आ रहा है, जी जी जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस में अगर वो रसौली है, फाइब्राइड है, ठीक है, तो वो हमें एक मैस की शक्ल में नजर आएगा, जी बिल्कुल। हम उसको मैस डायग्नोज कर सकते हैं। ब्रेस्ट में लंप है, हम उसको लंप डायग्नोज कर सकते हैं। जी इसी बिल्कुल। तरह इंटेस्टाइन्स में अगर कोई ग्रोथ आ रही है, हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। लिम्फ नोड्स अगर एनलार्ज हैं, उनको डायग्नोज, आप ये कह सकते हैं कि ये मैस बन गया, लेकिन जी उसको फाइनलाइज नहीं कर सकते हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि आया ये मैस कैंसर है या बेनाइन है। जी उसके लिए ये बिल्कुल। है कि फिर फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं कि आप उसको, अगर ब्रेस्ट का है तो एफएनएसी करवा लें, और अगर यूट्रस का है तो उसमें भी फिर फर्दर गायनाकोलॉजिस्ट एडवाइस करती हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड मजीद हो सकते हैं। तो एज सच फाइनल डायग्नोसिस हम कैंसर की नहीं दे सकते अल्ट्रासाउंड के ऊपर, लेकिन एबनॉर्मल कोई ग्रोथ आ रही है जो जी जी कि फर्दर कैंसर में तब्दील हो सकती है, सकते तो हैं। वो हम इनिशियल डायग्नोसिस दे सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी पित्ते की बात हो रही थी, तो पित्ते में अगर कोई पॉलिप नजर आ रहा है, कोई छोटी ग्रोथ नजर आ रही है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी ग्रोथ जो हैं वो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। तो इनको एग्जैक्टली। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कहा जाता है कि इनिशियली आप पकड़ लें, अगर जी इनिशियली बिल्कुल। अगर उस चीज को आप डायग्नोज कर लें और फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो हम इनिशियली एज अ मैस, एज अ ग्रोथ हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन ये फाइनल करना कि ये कैंसर है या नहीं है, ये फिर आगे फर्दर डायग्नोसिस, फर्दर टेस्ट, हर ऑर्गन के अलग अलग टेस्ट होते हैं, जी उसके बिल्कुल। मुताबिक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना जी। मेरा ख्याल है कि एक तो आपने हमें क्वेश्चन में जी, आप जिन हमारे व्यूअर्स ने भेजा है, कैंसर किस एरिया का ये हमें नहीं बताया। जनरल एक क्वेश्चन था, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहिबा ने एक्सप्लेन किया है कि कैंसर की स्टेजेस या एग्जैक्ट मैलिग्नेंसी के बारे में हम कमेंट्स नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जैसे ब्रेस्ट लंप है या फाइब्राइड यूट्रस है या सेकेंडरीज मौजूद हैं बॉडी में, तो वो हम देखकर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें ये सस्पेक्टेड है, आप इस टेस्ट पर आप जाइए फर्दर। और इस टेस्ट पर जब आप जाते हैं तो फिर आपका डायग्नोसिस बहुत क्लियर हो जाता है। इवन कैंसर, मैलिग्नेंसी, बेनाइन और स्टेजिंग, ये सब चीजें फर्दर आपके जो टेस्ट होते हैं उस पर फिर ये डिसाइड होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका, गायनी जी और बिल्कुल। रेडियोलॉजी का मिक्स एक है जी। पेशेंट की एज है डॉक्टर साहिबा 37 ईयर्स एंड शी इज ग्रेविडा 4 पैरा 3+0, 3 अलाइव इशू है, चौथी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी का गेस्टेशनल पीरियड है 8 वीक्स। डॉक्टर साहिबा इनका क्वेश्चन है कि मेरी एज 37 प्लस हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा ये खौफ है कि कहीं मेरा बेबी डाउन सिंड्रोम ना हो, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि 35 प्लस पर ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप प्लीज मुझे गाइड करेंगी कि क्या अल्ट्रासाउंड में हेल्प मिल सकती है डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए? जी प्लीज। जी डॉक्टर साहबा। जी जी थैंक यू वेरी मच। अल्ट्रासाउंड काफी हद तक इसमें हेल्पफुल है। आप अभी ये 8 वीक्स के ऊपर है आपकी पेशेंट, तो इनको हम एडवाइस करेंगे 11 से 12 वीक्स, जो हफ्ता आ रहा है इनका 11 से 12, जो मिड वीक मतलब 11 से 12 हफ्ते के दौरान किसी भी दिन ये अल्ट्रासाउंड करवाएंगी अपना, और उसमें हम इनकी आम जबान में तो अब ये कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है, यानी इनकी जो फीटस है उसकी अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें उसके बच्चे की गर्दन के पीछे देखा जाता है कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई पानी तो नहीं है, मोहरे और गर्दन और ब्रेन का अल्ट्रासाउंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ 11 से 12 हफ्ते के दौरान ही देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो उसके नेक के टिश्यूज हैं वो भी बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर फिर डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी पॉजिटिव आ जाती है, यानी ये नॉर्मल से ज्यादा होता है उसके गर्दन में नीचे पानी, तो फिर हमें खदशा है
कि वो बच्चा, और अगर इनकी एज भी है या फैमिली फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस, काफी चीजें काउंट होंगी, तो फिर हम उसको हम दे देंगे ऑन अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट कि हाँ इसकी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी पॉजिटिव है, और देन फिर उसके फर्दर जेनेटिक टेस्ट भी हो सकते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम को फर्दर डायग्नोज करेंगे। लेकिन अल्ट्रासाउंड इसमें इनिशियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि आप 11 से 12 हफ्ते के दौरान करवा लें। इसमें स्पाइना बाइफिडा और न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी दोनों चीजें रूल आउट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जी, तो डॉक्टर साहिबा के बताने के मुताबिक जी इनिशियली जो डायग्नोसिस है वो आपका 11 to 12 वीक्स पे आप अल्ट्रासाउंड कराइए। उस पर आपको जो न्यूक्लियर ट्रांसलेशंसी का मिलता है कि उसकी कितनी थिकनेस है और क्या उसकी वैल्यूज आई हैं, तो आपको इनिशियली उससे आइडिया हो जाता है कि आइदर इट्स गोइंग टू बी डाउन सिंड्रोम या सस्पेक्टेड डाउन सिंड्रोम। तो उसके मुताबिक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके फर्दर टेस्ट करा लेती हैं और इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। इनिशियली अगर कुछ आपकी हेल्प हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अल्ट्रासाउंड है जी। थैंक यू रनोशीना, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या एक्सरे की शुआएं हमल में नुकसानदेह है, और अगर हमें किसी वजह से एक्सरे कराने की जरूरत पेश आ जाती है हमल में तो प्लीज गाइड कीजिएगा, इज इट पॉसिबल, इज देयर एनी वे? जी डॉक्टर साहिबा। जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑब्वियसली देखें, प्रेगनेंसी का पीरियड 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है जिसके लिए एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है। आपको कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, इवन के आप खुदा ना करे को पेशेंट अपने घर में ही स्लिप हो गई, पांव स्लिप हो गया, गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, इन सारी सूरत हाल में डेफिनेटली पहला जो टेस्ट एडवाइस किया जाता है कि अगर टांग में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई, कहीं भी एक्सरे। तो इसके लिए ये है कि एक्सरेज वैसे तो जाहिर है बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, तो प्रेगनेंसी में आम फहम जबान में तो ये है कि बिल्कुल मना है, सख्ती से मना है। लेकिन अब इसमें हमने ओवरकम करना है बेनिफिट्स ओवर साइड इफेक्ट्स कहलाता है ये, ठीक है, कि आपको पेशेंट को बेनिफिट ज्यादा है या साइड इफेक्ट ज्यादा है जी, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मेजर्स। सो ये दोनों चीजें कि अगर तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, एक्सरे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और वी हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ एक्सरे ओवरकमिंग द साइड इफेक्ट्स, तो फिर हम इसके लिए ये करते हैं कि लेड शील्ड्स, मतलब इसमें भी ये है कि पेल्विक बोन्स, हिप बोन्स का एक्सरे नहीं हो सकता, ठीक है, हिप बोन तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। फीमर है जो टांग की बोन है, उसका एक्सरे फिर नहीं हम, मतलब जो पार्ट जहां पे बेबी है उस पार्ट का एक्सरे तो समझे नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऊपर नीचे के हिस्से के एक्सरेस के लिए ये है कि आप, हमारे यहाँ यूज होती है लेड शील्ड। लेड एक एलिमेंट है जो कि मेटल है और उसमें से एक्सरेस पास नहीं होती। तो जो हमारे एक्सरेज रूम होते हैं वो भी चारों तरफ से उनकी जो वॉल्स होती हैं वो लेड फिल्ड होती हैं, लेड प्रोटेक्टेड होती है। इवन के जो दरवाजा होता है वो भी लेड का दरवाजा होता है कि जिसमें से एक्सरेज बाहर नहीं जा सकती। तो उस तरह की एक लेड शील्ड होती है पूरी, जो कि फिर मदर के टमी के ऊपर रख दी जाती है उस एरिया को कवर करने के लिए कि जहां जितना एरिया उसका प्रेगनेंसी का एरिया है, पेट का एरिया जिसके अंदर बेबी है। अब उससे ये होगा कि वो एक्सरेज उस एरिया पे नहीं जाएंगी, उसकी पैल्विक एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया हमने, फीटस को प्रोटेक्ट कर लिया। तो फिर अगर हमने बाजू का एक्सरे करना है या टांग का एक्सरे करना है या पांव का एक्सरे करना है, इवन चेस्ट एक्सरे करना है, चेस्ट एक्सरे भी हो सकता है, तो वी कैन डू दैट। ऊपर नीचे के यानी आपके बॉडी पार्ट जो है ना, रिगार्डलेस ऑफ टमी, हम कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू रनोशीना, थैंक यू वेरी मच जी। जी, एक्सरे की शुआएं प्रेगनेंसी में नुकसानदेह होती हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें एक्सरे कराना आपके लिए जरूरी है। तो उसमें लेड शील्ड के साथ आपका हो सकता है, लेड शील्ड के साथ वो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं आपकी, लेकिन फिर भी पेल्विक एरिया की जो बोन्स हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका बच्चे को नुकसान हो सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट ने भेजा है जी। डॉक्टर साहबा प्लीज मुझे बताइएगा कि हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी के लिए कोई फिक्स टाइम है, ये कब कराना चाहिए? जी प्लीज।
हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, जो कि ट्यूबों को टेस्ट करने का एक तरीका है, उसके बारे में पेशेंट पूछ रहा है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है तो प्लीज बताइएगा। जी डॉक्टर अंशीना। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी या जिसको हम कहते हैं आम लोग कहते हैं ट्यूबल टेस्ट या कहलाता है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। इसका जो बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए इसकी पहले से ही, क्योंकि ये बिल्कुल होता है, फिक्स टाइम है इसका, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही पीरियड से खातून फारिग होती हैं, अपने मंथली साइकिल से फारिग होती हैं, तो उसके बिल्कुल फौरन बाद होता है, ताकि हमें ये खदशा ना हो कि कहीं अंदर हमल तो नहीं ठहर गया। तो जैसे ही, क्योंकि पीरियड्स के आगे आने वाले दिन अगर वो गुजार लेंगी, अगर उन्होंने अगला हफ्ता गुजार लिया और मिड साइकिल आ गया, महीने का दरमियान आ गया, तो वो एक बहुत फर्टाइल पीरियड होता है और फिर हमें ये खतरा होता है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो। तो इसलिए जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जस्ट आफ्टर पीरियड्स। तो आपने अगर पेशेंट को एडवाइस करनी है स्टेरो, तो पेशेंट को कहें कि वो पहले से अपने पीरियड्स की डेट के मुताबिक जाके टाइम ले ले स्टेरो का, कि ये मेरे पीरियड्स की डेट है, 5वें दिन 6ठे दिन जब भी है मैं क्लियर हो जाऊंगी, और उस दिन का वो अपॉइंटमेंट ले ले, उस अपॉइंटमेंट पे जाके वो अपनी हिस्टेरो करवाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शीना जी। इसके बारे में जी, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी का टेस्ट हम कराते हैं जब इनफर्टिलिटी का कोई केस है और उसमें हमें शक हो जाता है कि कहीं पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक तो नहीं। ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया है कि इसे एक फिक्स टाइम पर कराना होता है, तो इसमें आपको पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। जिस दिन आपको पीरियड्स होते हैं वो आपके पीरियड्स का फर्स्ट डे है, तो आप उसी दिन जाकर अपनी अपॉइंटमेंट ले, और मोस्टली 7 डेज का अगर आपका साइकिल है कि आप ब्लीड कर रहे हैं, तो 8th या 9th डे पे आपको ये करा लेना चाहिए, ताकि आपकी रिपोर्ट पर्टिकुलरली सही आ जाए और उसमें कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर ना हो जिससे आपको नुकसान हो सके। थैंक यू वेरी मच जी। जी डॉक्टर नौशीना, पेशेंट 36 वीक्स प्रेग्नेंट है, प्राइमी ग्रेविडा है, और उनका कहना है कि जी अब तक तो मेरी डॉक्टर साहबा मेरे अल्ट्रासाउंड कर रही थी और अब उन्होंने मुझे डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या ये कोई स्पेशल अल्ट्रासाउंड है और इसका मुझे और बच्चे को क्या फायदा होगा? जी डॉक्टर साहबा। जी, थैंक यू जी। जी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसको आम जबान में कलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं लोग, कि जी कलर अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब वो कलर अल्ट्रासाउंड जो है वो इसलिए है कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर ब्लड वेसल्स देख रहे होते हैं, और ब्लड वेसल्स क्योंकि इसके ऊपर कलर्ड आती हैं, ब्लू और रेड आती हैं, तो आम फहम जबान में लोग कहते हैं कि कलर अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब कलर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना है, ये ऑब्वियसली हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारी डॉक्टर्स हैं, इसकी इंडिकेशंस हैं कि स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आम ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड से भी ज्यादा होती है कलर डॉपलर की, क्योंकि हम इसको हाई, उससे भी पहले मैंने बताया ना कि अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी रेज है, तो डॉपलर के अंदर या फर्दर अगर आप और टेक्नोलॉजी पे चले जाए 3D 4D में, तो ये इससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इसीलिए ये हर दफा कलर डॉपलर नहीं एडवाइस किया जाता, क्योंकि ये इस बेबी तक इसके थोड़े से इफेक्ट जाते हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं? इसकी इंडिकेशंस बहुत बेहतर तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट भी जानती है, लेकिन पेशेंट्स के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है कुछ दिनों से, या इमीडिएटली 24 आवर्स में कि नहीं भाई मेरा बच्चा फील नहीं हो रहा है, मुझे हरकत नहीं फील हो रही, तो फिर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। दूसरी सूरत में यह है कि अगर लीकिंग हो गई है, पानी का खराज हो गया मदर को 36 वीक पे, तो तीसरी सूरत ये है कि अगर वो कहती है कि मुझे फ्रेश ब्लड फील हो रहा है, कि मेरे फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो भी एक इंडिकेशन है। अब कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं हम, वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है बच्चे और माँ के दरमियान ब्लड फ्लो को बताता है। प्लेसेंटा, जो कि आम जबान में ओवल कहलाई जाती है, ओवल जो है वो एक बीच में समझ लें कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है बच्चे के लिए, और ओवल से ही जुड़ी है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू
बच्चे तक माँ का खून पहुंचाता है, ग़िज़ा, हवा, ऑक्सीजन, सारी चीजें। जब बच्चे की हरकत कम होगी, माँ को कम महसूस होगी, या उसको लीकिंग होगी, या उसको ब्लीडिंग होगी, तो इट मीन्स के ब्लड सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और ओवल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज को डायग्नोज करने के लिए कि आया ब्लड सप्लाई किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई है, या ये कि हम फर्दर इसको 15 दिन और चला सकते हैं टिल डिलीवरी डेट बेबी को, और हम चला सकते हैं, या फिर ये कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो कोई और हेल्पिंग मैन्यूवर कर सकती हैं कि हाँ इस हद तक हम ले जा सकते हैं, तो कलर डॉपलर हम करते हैं। कलर डॉपलर में हम ब्लड फ्लो देखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड और में के प्लेसेंटा से, ओवल से बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो किस तेजी से आ रहा है। अगर ब्लड फ्लो हमें लगे कि कम हो रहा है, जिसकी वेरिएशन है, हमारे पास रीडिंग्स होती हैं, एक डाटा है कि हाँ इस बेसलाइन से कम नहीं होना चाहिए, इस बेसलाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हम कलर डॉपलर के ऊपर देखते हैं। उसका फ्लो मेजर किया जाता है, बेबी की हार्ट बीट मेजर की जाती है, बेबी की मूवमेंट्स देखी जाती हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, और फिर वो रिपोर्ट जो है वो कंपाइल होती है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आया कि ब्लड फ्लो नॉर्मल है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन फॉर गायनेकोलॉजिस्ट एंड फॉर मदर आल्सो। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है जी, ये मैं भी जानना चाहूंगी आपके थ्रू कि प्लीज आप हमें बताएंगे कि सीटी एंड एमआरआई में डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सीटी एंड एमआरआई। जी प्लीज बताइएगा। अच्छा, सीटी स्कैन, जी थैंक यू वेरी मच। इसे हम थोड़ा सा और CT एलेबोरेट कर लें डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू इंटरफेयर, कि अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि सीटी, एमआरआई, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड को कोई एक एक दो लाइंस में अगर हमें इसके डिफरेंसेस बता दें, या हमें बता दें कि ये डायग्नोस्टिक मेजर्स हम किस सूरत में लेते हैं, तो प्लीज ये बहुत हेल्पिंग हो जाएगा। थैंक यू जी। जी 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 प्लीज। थैंक यू वेरी मच। देखें, ये चारों जो हैं चीजें, ये कहलाती हैं इमेजिंग मोडालिटीज, ठीक है। डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक्स में हमारी लेबोरेटरी टेस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर मतलब आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमारा ये वाला सेगमेंट जो है ये कहलाती हैं इमेजिंग मोडालिटीज। इमेजिंग मोडालिटीज में ऑब्वियसली देखें, जैसे आप समझ लें कि आप कैमरे से, पहले हमारे पास आम कैमरे हुआ करते थे, पीजी वाले, क्लिक वाले, वो भी एक इमेजिंग मोडालिटी थी, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो है वो आए थे ये सोनी वाले कैमरा, वो भी एक इमेजिंग, डीएसएलआर आए, अब हमारी वो इमेजिंग मोडालिटी मोबाइल्स में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन इन सारे सिनेरियोज में जो चीज है वो रेज है, जो रेज हम यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। किसी भी तरह का इमेज अगर हमने क्रिएट करना है तो वो उसके लिए हमें रेज की जरूरत होती है, एक मीडिया की जरूरत होती है। लाइक अगर अब इस वक्त मैं और आप भी कनेक्टेड हैं तो थ्रू अ मीडिया कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। जो रेज हैं वो चाहे फाइबर के थ्रू जा रही हैं, चाहे सैटेलाइट के थ्रू जा रही हैं, लेकिन ये रेज है जो हमारा इमेज बना रही है और हमारा इमेज डिस्प्ले पे आ रहा है। जी जी। अब ये जो चार मोडालिटीज हैं, इसमें रेज का डिफरेंस है। सीटी स्कैन और एक्स रेज में, दोनों में एक्स रेज ही इस्तेमाल होती हैं। ये एक्स रेज जो है वो हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। सीटी स्कैन में एक्स रेज की फ्रीक्वेंसीज हाई होती है, और इसकी आप समझ लें कि मैकेनिज्म, जो इमेज बनाने वाला मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। एक्सरे में तो एक फिल्म आ जाती है ब्लैक एंड व्हाइट, सीटी में ये होता है कि आपके स्लाइसेस बनते हैं, जिस पार्ट का आपने इमेज लेना है उसकी आपके पास 64 120 स्लाइसेस, यानी यूं 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 वो कट करेगा, और आपके बॉडी के इतने इतने से हिस्से को भी पिक्सेल्स, समझने का आम जबान में कि पिक्सेल्स की तरह दिखा देगा। तो यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल बाइट। आपको डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है
एक्सरे एक वास्ट फील्ड, मतलब एक पूरा चेस्ट एक्सरे आ गया, ठीक है। जी। अब उसमें अगर बीच में कोई छोटा नोड्यूल है, छोटी कोई ओपेसिटी है, तो वो हमें डायग्नोज नहीं होगी, ओमिट हो जाएगी। लेकिन सीटी में ये है कि वो एक्सरे के पूरे ऊपर से नीचे तक आप समझ लें जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना, ऐसे वो स्लाइसेस करके आपको दिखा देगा। तो अगर बीच में भी कहीं कोई नोड है, कोई भी आपकी फोकस है, वो आपको मिल जाता है। इन दोनों चीजों में एक्सरेज यूज होती हैं। सेकेंड इज MRI। जी। तो नाम जो है इसकी एब्रीवेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। ओके। ठीक है। सीटी था कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके। सीटी जी जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जी। एक्सरेज को ही कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, और इसके अंदर फिर हमारी मशीनों का फर्क है, कहीं पे वो 64 स्लाइसेस तक कंप्यूटेड हैं, कहीं पे वो 120 तक कंप्यूटेड है। तो अब जो MRI है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर मैग्नेटिक रेज इस्तेमाल होती हैं, यानी जो चैम्बर होता है जहां पे ये मशीन इंस्टॉल हुई भी होती है, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैग्नेटिक एरिया होता है। और जब हम ऑन करते हैं मशीन को इमेज लेने के लिए, तो मैग्नेटिक रेज इसके अंदर से ओमिट होती है, जो कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होके फिर मॉनिटर के ऊपर एज एन इमेज डिस्प्ले आता है हमारे पास। These are safer than CT scan and X-rays. ओके। इनका इतना साइड इफेक्ट नहीं है एज कंपेयर टू CT स्कैन और एक्सरे, और इसीलिए नई टेक्नोलॉजीज में हम ज्यादा से ज्यादा MRI पे ही कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। एक तो ये कि इसकी माइनर डिटेल्स, मजीद माइनर से माइनर डिटेल भी हमें पेशेंट की पता चल जाती है, एंड इट विल हेल्प इन डायग्नोसिस, एंड सेकेंडली इट इज मोर सेफर देन MRI। एंड द फोर्थ मोडालिटी जो हम अभी बड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर साउंड वेव्स, जी बिल्कुल, इसके अंदर तो हमारे पास 3 तरह की रेज हैं, एक्सरेज है, मैग्नेटिक रेज है और साउंड रेज है, जो कि हमें ये 3 मोडालिटीज देती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है कि हो, लेकिन इतना क्लियर आपने कॉन्सेप्ट दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि किस तरह की रेस किस तरह की टेस्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, और वो कहाँ पे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और कहाँ पर हम उनसे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नौशीना। डॉक्टर नौशीना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पूछा गया है कि बच्चे की हड्डियों के बारे में प्लीज बताइएगा कि बच्चे की हड्डियों की बीमारी किस टेस्ट से डायग्नोज हो सकती है। लाइक बोन्स डिजीज चिल्ड्रन में है तो किस टेस्ट से वो डायग्नोज आप कर सकते हैं, ऐसा कोई टेस्ट है? जी 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 प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों की, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में जो आमतौर पे हमारे पास आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं रिकेट्स की बीमारी के साथ, ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी के साथ, ठीक है। अब ये दोनों बीमारियां, जी बिल्कुल, ये दोनों बीमारियां होती हैं मेल न्यूट्रिशन, यूजुअली मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेल न्यूट्रिशन में ये है कि ऑब्वियसली बोन्स में, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है जी। और मतलब आम जबान में भी जो कहते हैं लोग कि भाई हड्डियों से गूदा निकाल लिया, तो वो चीज होती है कि जब मेल नरिश्ड बच्चा होता है, तो ना सिर्फ ये है कि उसकी वो अपेरेंटली आपको वीक लग रहा होता है कि बिल्कुल उसका स्किनी टेक्सचर है, रिंकल्ड सी स्किन है, एक और इसके मतलब जो पेरेंट्स है। दूसरी बात ये कि वो फिर पेरेंट्स ये परेशान होकर ज्यादातर हमारे पास आते हैं कि या तो उसकी इस हद तक कमजोर हो जाती है कि उसकी टांगे अपने बोझ भी नहीं सहार सकती, चल नहीं पाता बच्चा, या उसकी टांगों में थोड़ा थोड़ा माँ फील करती है कि इसकी टांगे टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं, जिसको बोर्ड लेग्स कहते हैं जी, बोर्ड लेग्स। और फिर दूसरा ये कि उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इन सारी वजूहात की वजह से अगर ये अलामात आपको अपने बच्चे में लग रही हैं, तो पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे के डॉक्टर को चेक करवाएं, पीडियाट्रिशियन को चेक करवाएं। और उसके बाद जो बहुत एक आसान सा टेस्ट है, जिसमें ना बच्चे को कोई प्रिक होगा, ना बच्चा चीखेगा, ना बच्चा रोएगा, वो है एक्सरे। जी तो एक्सरे जो है वो, क्योंकि बोन के लिए बहुत ही अच्छी मोडालिटी है, बोन की ग्रोथ, बोन की शेप, बोन की डेंसिटी, जो मेनली इसमें चीज आती है वो बोन की डेंसिटी आती है। और बच्चे के जो बोन्स हैं उसके एजेस हम देखते हैं,
तो अगर बोन की डेंसिटी में फर्क आ रहा है और एजेस में फर्क आ रहा है तो वी कैन इजीली डायग्नोज के इस बच्चे को या तो रिकेट्स है और या मैलनरिश्ड बच्चा है, फिर इसकी स्टंटेड ग्रोथ है, लाइक इसकी जो एज है बच्चे की वो 7 इयर्स है, लेकिन जो इसकी बोन एज है वो 5 इयर्स आ रही है या 6 इयर्स आ रही है, तो ही इज लैकिंग बिहाइंड, वो 1 ईयर अपनी एज से पीछे हो गया है। तो इस और ये फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात मदर्स के लिए जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि इट इज क्योरेबल। तो जितनी जल्दी ये डायग्नोज होगा बिल्कुल उतनी ही जल्दी ये क्योर होगा। अगर आप इसको डायग्नोज जल्दी करवा लेंगे, इसका एक्सरे जल्दी करवा लेंगे, तो फिर आपका डॉक्टर भी आपको हेल्प आउट कर सकता है और इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकता है। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना जी। तो आपके क्वेश्चन का यही है जी, डायग्नोस्टिक इसमें एक्सरे है, और दूसरा डॉक्टर नौशीना की बात से जो मैंने कंक्लूड किया कि वो ये कहती हैं कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अगर ऐसी कोई बात है कि आपको लगता है कि बच्चों को हड्डियों में कोई इश्यू है तो अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए और एज सुन एज पॉसिबल आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये क्यूरेबल है, ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना हो सकता हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीना। आज के आपके इस सेशन में मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत फायदा हुआ है और हमारे सुनने वालों को भी। आपने हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो क्लियर कर दिए, कॉन्सेप्ट हमारे एक्सरे, एमआरआई, सीटी और अल्ट्रासाउंड के बारे में। जनरली लाइक मेरी भी गायने की प्रैक्टिस है तो उसमें हमसे बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, बल्कि होता ये है कि पेशेंट जब हमारे चैम्बर में आता है, हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो कहते हैं नहीं मैं अपनी फैमिली से पूछ लूं, वो ये कहते हैं अभी तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, इससे नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर नौशीना, आज जो हमने आपकी डिस्कशन के साथ साथ ही एक मैसेज है जो अपनी पब्लिक को देंगे कि जी अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं जो इमेज क्रिएट करती हैं, जो कि पिक्चर्स बनाती हैं और हमें उससे पता चलता है। लाइक जब प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो वो हमें बहुत से मैसेजेस देता है। वो ये बताता है कि ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है, बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आ गई है, या इसमें बच्चे की पोजीशन क्या है, जो कि बच्चे की पोजीशन को बताता है कि आइदर इट्स फैलिक और ब्रीच, जिससे हमें मोड ऑफ डिलीवरी को डिसाइड करने में आसानी होती है। फिर माँ और बच्चे के दरमियान जो एक प्लेसेंटा का रिलेशन होता है वो भी हम अल्ट्रासाउंड से ही देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है वो भी हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चल सकता है जी। तो अल्ट्रासाउंड का बहुत फायदा है, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, तो नॉन इन्वेसिव है। इसका सिर्फ ये है कि साउंड वेव्स है, हम बात कर रहे हैं, हमारी भी समझ लें कि वो आप समझ लें कि हमारी वेव्स को भी रिफाइन कर दें तो वो कहीं जाकर अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं जो हमें इमेज बनाकर देती हैं। जनरेट हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वेव्स जनरेट हो रही हैं जी, जनरेट हो रही है बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। हम इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देते रहेंगे और अपने चैनल पर आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहेंगे और आपको इनवाइट करेंगे ताकि फर्दर भी लोगों को आपकी नॉलेज से ज्यादा फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।